नमस्कार साथियों, मैं पंजरत सर और फ्री क्लास में फिर से एक बार आप लोगों का सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान के छोटे छोटे वीडियो के थ्रू हम आपका ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक छोटा सा एक टॉपिक के साथ फिर से आपके रूबरू हो रहे हैं। इससे पहले हम 9 वीडियो बना चुके हैं, ये हमारा 10वां वीडियो है संविधान के ऊपर। इससे पहले हमने जो भाग बनाया भाग 4 का वीडियो था, आज जो है वो भाग 4 का वीडियो है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि जितने लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आप लोगों को मिले। फिर से बोल रहा हूं, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपका ज्ञानार्जन करना है, ताकि आप एग्जाम कोई दे रहे हैं तो, या फिर आप अपना खुद का एग्जाम मतलब अपने जीके डेवलप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे उसका नाम है भाग 4। देखिए 4 हम कर चुके हैं, तो ये है का। पहले हम इसकी बात के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को मेरे देश का कानून लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब कानून लागू किया गया तब इसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार दे रखे हैं और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, लेकिन फिर बाद में ये पता चलता है कि हमने संविधान का जो मुख्य हिस्सा बना के रखा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि संविधान बेसिकली जनता को टारगेट करता है, या बोलो कि संविधान का जो केंद्र बिंदु है वो भारत की जनता है। क्योंकि प्रस्तावना में अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम लिखते हैं कि हम भारत के लोग, हमारे ऊपर मतलब हमारे लिए संविधान बनाया गया है और संविधान सर्वोपरि। अब जब संविधान के लिए इतना सब कर दिया गया तो बाद में एक और चीज आई कि हमारे यहाँ पर जो नागरिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भाग 2 में नागरिकता है। सिटीजनशिप कैसे मिलती है, क्या होती है और नागरिक कौन होते हैं, ये मैं आपको वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूं। आप लोगों में से अगर कोई बंदा देखना चाहता है तो 2 नंबर का वीडियो देखेंगे आप, पार्ट 2, तो आपको नागरिकता के बारे में पता चलेगा। चलिए मैं आपको आगे चलता हूं। संसद मतलब संविधान के अंदर कहा गया, हमसे कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वो केंद्र बिंदु है, उसका केंद्र बिंदु है जनता, हम भारत के लोग। अब भारत के लोगों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा दी कि मौलिक कर्तव्य रखे जा सकते हैं और मौलिक कर्तव्य ये होने चाहिए। तो चलिए मैं उसको लेके चलता हूं कि मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, हमने बाद में इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी, अर्थात आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े। भारत के नागरिक होने के नाते आपका और हमारा ये कुछ कर्तव्य बनता है, भारतीय नागरिक होने के नाते अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति, ठीक है, इन सब के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिसे निर्धारित किया गया। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति अर्थात बोले सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा दी और फिर अमेंडमेंट हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर से बोल रहा हूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 में एक नया भाग डाल दिया गया, भाग 4 का। और आर्टिकल 51, मैं आर्टिकल 51 पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। आर्टिकल 51 नीति निर्देशक तत्वों का आखिरी आर्टिकल है, जिसमें यह कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात योजना बनाते समय। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं, आर्टिकल 51 एक अलग से आर्टिकल है और इसमें एक और डाल दिया गया अलग से आर्टिकल 51 का। फिर से बोलता हूं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में नया भाग जोड़ा गया, भाग का नाम रखा गया भाग 4 का, और आर्टिकल जोड़ा गया 51 का, और इसमें प्रावधान कर दिया गया मौलिक कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या रखी गई 10। अब ये 10 कौन कौन से मौलिक कर्तव्य, उससे पहले बताने से पहले मैं कुछ चीजें और बता देना चाह रहा हूं
कि मौलिक कर्तव्यों के लिए एक बात और कह दी गई कि मौलिक कर्तव्य अबाध योग्य है। अब अबाध योग्य क्या है, पहले वाले वीडियो में जब हम नीति के निदेशक तत्व बना रहे थे उसमें भी आर्टिकल 37 में मैंने बताया था कि अबाध योग्य क्या होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अबाध योग्य जो है उसमें ये बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, मैं, आप या कोई तीसरा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, अगर इन 10 मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है, 10 मतलब इन मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध मैं, आप या कोई तीसरा व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। फिर से बोल देता हूं, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मौलिक कर्तव्य पहले जब मूल संविधान में जोड़े गए थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तब थे 10 और बाद में एक और जोड़ दिया गया है, ये है 11। ये कब जोड़ा गया और क्या है ये मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। तो मैं 10 मौलिक कर्तव्यों की एक के बाद एक बात करता हूं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11वां मेरा बाद का है। ठीक है, वर्तमान में आपके पास 10 मौलिक कर्तव्य हैं। इन मौलिक कर्तव्यों में फिर से बोल रहा हूं, फंडामेंटल कर्तव्य का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा भारत के नागरिक होने पर ये कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो उन कर्तव्यों को, इन्हें मौलिक कर्तव्य के रूप में हमने संविधान में सम्मिलित किया है। कब? 1976 में। चलिए, पहला अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हम जैसी शुरुआत करते हैं संविधान की तो एक बात बोलते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। तो अब संविधान के लिए बात दें, पहला मौलिक कर्तव्य हमारा यह है कि हम संविधान का मतलब आदर करेंगे, हम संविधान के आदर्शों का आदर करेंगे, हम संविधान की संस्थाओं का आदर करेंगे, हम हमारे राष्ट्रीय गान का आदर करेंगे, हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देंगे। ये हमारा पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य संविधान, फिर से बोलो, हम अपने संविधान के आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का आदर करेंगे। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे आदर्श थे, उन आदर्शों को, उनका सम्मान करेंगे और कोशिश करेंगे उसे और प्रेरित किया जाए। तीसरे में फिर से हम वही बात करेंगे कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत की प्रभुत्व संपन्नता से मतलब होता है कि भारत अपने डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे देश के प्रेशर में काम नहीं करता। अर्थात भारत स्वयं प्रभुत्व संपन्न है और वह अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है। ठीक है, इसके लिए उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो भारत की प्रभुत्वता, भारत की एकता और अखंडता ये बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आपका तीसरे नंबर का कर्तव्य है। ठीक है ना, चौथे पे चलते हैं। चौथे में यह कहा गया है कि भारत के जितने भी निवास कर रहे हैं लोग, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण किसी के भी हो, हम आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे। अर्थात यहां पर एक शब्द का उपयोग किया गया है, भ्रातृत्व की भावना को विकास करेंगे हम लोग मिलकर। यह हमारा कर्तव्य है। अगला कर्तव्य हमको बोलता है कि हम देश की रक्षा करेंगे। हम देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करना हर भारतीय या हर दुनिया के किसी भी देश में कोई भी बंदा रहा, उसका कर्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा करे। तो हम भारतीय हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भारत की रक्षा करें। ठीक है, आगे आता है छठा नंबर का। अब छठे नंबर में हम इस पे देखेंगे गौर से। तो इसमें फिर से एक वो दे दिया गया है। अब थोड़ा प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर कहा गया है कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम वन जीवों की रक्षा करेंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, सातवें में कहा गया है
कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति को हम सरकारी संपत्ति कहते हैं, सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, अर्थात सरकार की संपत्ति मतलब हमारी संपत्ति है, हम इसकी रक्षा करेंगे, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जो भी चीज सरकार की है वो सब सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ बहुत कुछ आ जाता है। अब अगला आता है 8वां। 8वें में कहा गया है कि हम अपनी गौरवशाली संस्कृति, जो हमारे पास गौरवशाली संस्कृति है, उसकी रक्षा करेंगे। देखिए, भारत में परंपरागत तौर पे देखा जाए तो भारत में बहुत पुरानी संस्कृति का मतलब धनी है भारत, तो उस संस्कृति को जीवित रखना भारतीयों का कर्तव्य है, अर्थात हमारा कर्तव्य है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, हम अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाएंगे और अपनी नई भावनाओं का विकास करेंगे। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मतलब ये है कि अपना ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहें और अपनी सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से रखें। और 10वां जो इन्होंने बोला है उसमें लिखा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेंगे जिससे कि हमारा देश एक्सीलेंट की ओर बढ़े, बहुत तरक्की करे। अब इन 10 आपके मौलिक कर्तव्यों के अलावा अब आता है 11वें कर्तव्य की बात करते हैं। 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002। अगर हम गौर से देखें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 21वें आर्टिकल में 21 का जोड़ा गया था और कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अब यहां पर कर्तव्यों में इसको जोड़ा गया है और कर्तव्य में कहा गया 11वें कर्तव्य को डालते हुए कि माता पिता होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, माँ बाप होने के नाते आपका और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। मैं फिर से एक बार छोटा सा रिव्यू दे देता हूं। इनका मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े। मौलिक कर्तव्य जोड़े तब हमने कहा कि हम अपने में एक नया भाग जोड़ रहे हैं, भाग 4 का, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51 का। जब हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। हमने बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से 11 हो गए। आज की तारीख में हमें हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन 11 मौलिक कर्तव्यों का मतलब पालन करना हमारे नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनका पालन करें। एक बात और है, ये अवाद योग्य है, अर्थात इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। आज की इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भाग 5 पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।